मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम जो चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त के विषय पर, उनको कैसे सत्ता प्राप्त हुई, किसके द्वारा उसको सत्ता सिंहासन रूढ़ किया गया, उसके जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, उसके आधार पर समुद्रगुप्त का शासन का समय 335 से लेके 380 ईस्वी तक एडी तक माना गया है। समुद्रगुप्त के विषय में पूर्व का एक हमने चर्चा संक्षिप्त में किया है और उसी संदर्भ में आगे आपको समुद्रगुप्त के विषय में बताने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः आप इसे सरल और सहज भाषा में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत हुआ था। प्रयाग प्रशस्त से ज्ञात होता है कि आरंभ में उसने अपने भाई और साथियों के से अपने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किया था। संभवतः वह चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। वह बचपन से ही वीर, साहसी, नीति कुशल, अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण होने के साथ साथ प्रतिभा संपन्न एवं होनहार युवक था, जिसकी चर्चा हमने पूर्व के व्याख्यान में आप सबों को दिया है। लेकिन उसके संवर्धन और विस्तार का कार्य समुद्रगुप्त ने ही किया। समुद्रगुप्त एक महान सैनिक था। उसका शासनकाल विस्तृत सैनिक अभियानों से भरा हुआ था। कई तरह के उसका सैनिक अभियान हुआ था। समुद्रगुप्त से बहुत से अभिलेख उपलब्ध है। इनमें से एक ओर तो उसके सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है, तो दूसरी ओर उसकी प्रतिभा भी व्यक्त होती है। यह अभिलेख जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में आपसे बहुत से किया है, उसको थोड़ा गौर से समझने की प्रयास कीजिए आप। यह अभिलेख समुद्रगुप्त काल की इतिहास की घटनाओं का एक मुख्य दर्पण है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्र के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रची गई थी। यह आपको हमने पहले भी बताया है, जो समुद्रगुप्त का कुमारमत्य और सांधि विग्रही था। यह प्रशस्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रेरणा से इस प्रशस्ति पत्र का निर्माण किया था। इसमें उसकी विजयों की विस्तृत श्रृंखला की विवेचना मिलती है। साथ ही समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की झलक भी इसमें मिलती है। यह प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह स्तंभ के उत्कीर्ण लेखों का विरोधाभास है, जो हमने पहले भी कहा है कि इसमें अशोक के कुछ शांतिप्रद आचार्य जो थे, उसके उपदेशों के साथ साथ समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों का भी इसमें वर्णन किया गया है। कल तो जो हमने इस पे चर्चा किया, बहुत सारी बात आपको समझाने का प्रयास किया। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह कुमारतम हरिसेन ने, जो ध्रुव भूमि का पुत्र था, वह मूल अवस्था में वह स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था। वहां से दिल्ली के किसी मुस्लिम शासक के समय में उठाकर प्रयाग लाया गया। इसे गंगा यमुना तट दुर्ग में स्थित किया गया, जहां वह आज भी स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त कालीन राजनीतिक स्थिति का अभिज्ञान होता है, इसलिए गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना गया है। इसी को आधार मान के गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, वो इसी प्रशस्ति पत्र के आधार पर माना गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक ग्राम में गुप्तकालीन अभिलेख मिला है।
इसमें एरन प्रदेश के समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र माना है। यह लेख 11.5 इंच लंबे और इसमें हमने अब पहले भी बताया है 11.5 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े ताम्रपत्र में अंकित है। यह नालंदा के विहार के उत्खनन के दौरान यह ताम्रफलक मिला था। गया में भी ताम्रफलक मिला, वो कितना बड़ा था। इसका यह लेख 8 इंच लंबे और 7 इंच से कुछ अधिक चौड़े ताम्रपत्र में एक ओर से अंकित है। समुद्रगुप्त की अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इस पर कई तरह के जानवरों और पशु पक्षियों और का चिन्ह मुद्रित किया हुआ है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं में विविधता दिखाई देती है। गरुड़, धनुर्धर, परशु अंकित मुद्राओं को समुद्रगुप्त से प्रचलित किया। इस विद्वान ने इन मुद्राओं का संबंध नाग शक्तियों के उन्मूलन से जोड़ते हैं। अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं उसके दिग्विजय की ओर संकेत करती है। इन मुद्राओं से समुद्रगुप्त की अभिरुचियां सामाजिक राजनीतिक पर प्रकाश डालता है। समुद्रगुप्त की प्रत्येक मुद्रा उसके शासनकाल के किसी न किसी पक्ष को अवश्य उजागर करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं। समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का चित्र से प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के विजय अभियान, व्यक्तिगत अभिरुचि, साम्राज्य सीमा, तत्कालिक धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के परिज्ञान के संदर्भ में मुद्रा का महती योगदान है। कांच की मुद्राएं बयाना, जौनपुर, टाडा आदि स्थलों से कांच नामक शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसका आकार 75 से 85 तथा भारत में 111 से 118 ग्रेन मिलता है। कांच की मुद्राएं समुद्रगुप्त की मुद्राओं की साम्यता रखती है। इसमें स्वर्ण धातु में मिलावट मिलती है। भाषा और बनावट की दृष्टि से इसे समुद्रगुप्त काल का ही माना जा सकता है। दिग्विजय आंतरिक दृष्टि से अपनी सुदृढ़ स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद समुद्रगुप्त का ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर गया। जब उसने अपने स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, अपनी परिस्थिति को ठीक करने के बाद समुद्रगुप्त का ध्यान अपने साम्राज्य के विस्तार करने की तरफ गया और अपने साम्राज्य को विस्तार करने का उसने भरपूर प्रयास किया और काफी हद तक इसमें उसको सफलता भी मिली। ऐसे तो पुराने इतिहासकारों में बहुत से लोगों के बहुत से बातों पर अपनी मत भिन्नता है, फिर भी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को जो राज्य प्रदत्त किया गया था, जो दिया गया था, उसमें विस्तार की योजना समुद्रगुप्त ने बनाई। समुद्रगुप्त ने विजय अभियानों का प्रज्ञान हमें हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, एरन के शिलालेख एवं मुद्राओं से ज्ञात होता है। इसमें उसकी विजयों का विस्तार विवरण उपलब्ध है। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजय नीति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसे निम्न प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि क्या उसमें उल्लेख किया गया है और किस आधार पर उसके साम्राज्य विस्तार की नीति को हम सही मान सकते हैं। पहला है ग्रहण मोक्षानुग्रह। इससे तात्पर्य है कि उसने राज्यों को जीतकर, जो राज्य उन्होंने जीते, उसको फिर से जीते हुए पुराने शासकों को ही लौटा दिए। इस ग्रहण मोक्षामृत ग्रह से पता चलता है। दक्षिण पंथ के राज्यों के प्रति यह नीति अपनाई गई थी कि जो राज्य वो जीते वो पुराने लोगों को ही लौटा दिए। दूसरा प्रशभोधरण।
इसका तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त ने नए राज्यों को जीतकर बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया, उसे पुनः लौटाया नहीं, अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने यह नीति आर्यावर्त के राज्यों के प्रति अपनाई। आर्यावर्त के जितने राज्य थे उनको वो जीतते थे तो अपने राज्य में मिला लिए थे, लेकिन दक्षिण वाले जो राज्य थे, दक्षिण पंथ के राज्य थे, उनको वो जीतकर पुनः उन पुराने शासकों को ही लौटा देते थे। परिचारिकरण, इसके तात्पर्य है कि सेवक बनाना। ये जो ताम्र वो लिखा हुआ है शिलालेख पे, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस से मैंने जिन लोगों को जीतते थे उन लोगों को अपना सेवक बनाते थे। इस नीति का पालन उसने मध्य भारत में आठविक राज्यों के साथ किया। मध्य भारत के लोगों को जीता था, उन लोगों को क्या कहिए, समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। कर दान व्याकरण प्रमाण मागमन, इससे तात्पर्य है कि कर एवं दान देना, आज्ञा का पालन करना, इसके अलावा शासकों को समुद्रगुप्त के पास अभिवादन हेतु आना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? शासकों को समुद्रगुप्त के पास अभिवादन हेतु बराबर आना पड़ता था। यह नीति समुद्रगुप्त ने सीमा ईस्ट राजाओं और गणराज्यों के प्रति अपनाई। जो कुछ सीमाएं के पास जो थी उन राजाओं के लिए एक नीति उन्होंने बनाई थी कि उनको प्रत्येक दिन अभिवादन करने के लिए राज्य में आना होगा। भ्रष्ट राज्योत्पन्न राजवंश प्रतिष्ठा, इससे तात्पर्य है कि हारे हुए राजाओं को पुनः प्रतिस्थापित करना। आत्मनिवेदन, कन्यापायन, गरुड़ दंडासन, विषय मुक्ति शासन याचना, इससे तात्पर्य है कि बहुत से शासकों ने समुद्रगुप्त के समक्ष समर्पण भी किया। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को इन्होंने जीता, कुछ लोगों पर अपना आधिपत्य किया, कुछ लोगों को, कुछ राजाओं को अपने राज्य को पुनः जीतने के बाद वापस कर दिया, कुछ लोग को दासत्व के रूप में रखा, कुछ राजाओं को रोज हाजिरी देनी होती थी, और कुछ राजा ऐसे थे बिना युद्ध के ही अपना आत्मसमर्पण समुद्रगुप्त के समक्ष कर दिए। समुद्रगुप्त के समक्ष समर्पण करने और कुछ राजाओं ने अपनी कन्याओं का विवाह भी कर दिया। उन्होंने अपने विषय वस्तु जिला और प्रांत में गुप्तों की गरुड़ मुद्रा में अंकित आज्ञा पत्र की याचना की। इस नीति का पालन उसने विदेशी राजाओं के साथ किया। उनके समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों में हम निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाल सकते हैं। आर्यावर्त की विजय, सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय की। प्रयाग प्रशस्ति के में कुछ अंशों के नष्ट हो जाने से हमें उसके अभियानों की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके जो अंश मिले हैं, जो बातें उस पे अंकित है, उस आधार पर जो जानकारियां मुझे प्राप्त होती है, आप हम सबों को जो प्राप्त होती है, वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि उस प्रयाग प्रशस्ति पत्र का कुछ भाग नष्ट हो गया है और जो उसमें उपलब्ध है उसी आधार पर हम समुद्रगुप्त के जीवन काल और विजय अभियान की बातें आप लोग के समक्ष रख पाते हैं, या कोई भी इतिहासकार उसी आधार पर आगे की बातों को हम सबों के बीच बताने का प्रयास किया है। किंतु उपलब्ध प्रसंग से यह इंगित होता है कि उसके अच्युत, नागसेन, गणपति, नाग और कोतकुल के किसी राजा पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी।
उसके बाद विजित राजाओं की नामावली दक्षिण पंथ के राजाओं से आरंभ होती है। अच्युत के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जायसवाल अच्युत तथा नंदी को एक ही शब्द मानते हैं। नागसेन, यह नागवंशी नरेश था जो मथुरा में शासन करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह पद्मावती का शासक था। वान से हर्षचरित में पद्मावती के नागवंशीय शासक नागसेन का उल्लेख भी मिलता है या किया गया है। कोतकुल के शासक को समुद्रगुप्त ने उसकी ही राजधानी में जाकर परास्त किया। क्या किया? कोतकुल के जो शासक थे, राजा थे, उसको समुद्रगुप्त ने उसकी ही राज्य की राजधानी में जाकर उसे परास्त किया। डॉक्टर जायसवाल की धारणा है कि इस अभियान का युद्ध कौशाम्बी में हुआ था। उपरोक्त तीनों नरेशों का अधिकार क्षेत्र व्यापक था। संभवतः दिल्ली से ग्वालियर तक का भूभाग उनके अधिकार क्षेत्र में था। यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि तीनों नरेश को एक साथ ही परास्त किया गया होगा। दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक इन तीनों राजाओं को एक ही साथ एक ही समय में परास्त कर दिया गया हो, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये संभव नहीं है। दक्षिण विजय की बात है। आर्यावर्त की प्रथम विजय के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर प्रयास किया। प्रशस्ति में 13वीं पंक्ति में उपरोक्त तीन राजाओं की विजय का वर्णन है। 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत का विजय का वर्णन है। उस प्रशस्ति पत्र में जो वर्णन है वो 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के विजय गाथा का वर्णन है। कौशल का महेंद्र, इस शासक का कोई लेख आदि प्राप्त नहीं हुआ है। कौशल में तात्पर्य दक्षिण कौशल से है, जिसमें वर्तमान बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर और गंजाम जिले के कुछ प्रदेश शामिल थे। महाकांतर का व्याघ्रराज, महाकांतर का मध्य प्रदेश के विस्तृत जंगल के लिए प्रयुक्त हुआ है। जायसवाल महाकांतर को वर्तमान कंकर और बस्तर प्रदेश मानते हैं। कोरल का मंटक राज, कई इतिहासकारों ने कोरल को केरल माना है। जो कोरल का शब्द आया है उसको आधुनिक अभी का जो केरल है उससे उसकी तुलना करते हैं। राय चौधरी इस प्रदेश को मध्य प्रदेश में स्थित बताते हैं। राय चौधरी जी कहते हैं कि ये जो कोरल का मंटराज था वो मध्य प्रदेश स्थित बताते हैं, कि जो आज आधुनिक जो मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत था। विद्वानों ने कोरल को कोराड़ू, कुराल आदि अलग अलग ढंग से पढ़ने का भी प्रयास किया है। उस भाषा को इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। महेंद्रगिरी की बात आती है तो गोदावरी जिले के वर्तमान पिट्ठापुरम के पिष्टपुर का तादम किया जाता है। इसका नामोल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में भी हुआ है। प्लीट के अनुसार पिष्टापुर नगर आधुनिक पिट्टापुरम है। कोटूर का स्वामी दत्त, कुछ इतिहासकार स्वामी दत्त को पिष्टपुर, महेंद्रगिरी तथा कोयटूर तीनों का शासक स्वीकार करते हैं। इंडरलॉक का दमन, फ्लीट के अनुसार इंडरपल खानदेश का इंडरलेट था। एलेन और वाई.आर. गुप्ता इसका समर्थन करते हैं। कांची का विष्णुगोप, विष्णुगोप नामक राजा कांची का शासक था। कांची प्राचीन काल में पल्लव की राजधानी थी। यह चिकटपुल जिले का सुप्रसिद्ध कांजीवरम है। औमुक्त का नीलाय, औमुक्त का शासक नीलराज था। यह राज्य संभवतः कांची और वेगी के मध्य स्थित था। वेगी का समीकरण कृष्ण गोदावरी के बीच एल्लोर के समीप स्थित वेंगी अथवा पंगी के साथ किया जा सकता है। यहाँ का शासक हस्तिवर्मन था, पल्लव का उग्रसेन। इस शासक के संदर्भ में भी इतिहासकारों में काफी मतभेद पाए जाते हैं। राय चौधरी के अनुसार पालक संभवतः गुंटूर अथवा नौलौर स्थित पलकऊ या पालकट है।
पल्लक को पल्लव लेखों से उल्लेखित पालक भी माना गया है, जो नेल्लौर जिले के कृष्णा के दक्षिण में स्थित था। देवराष्ट्र का कुबेर। E.R. गुप्ता ने देवराष्ट्र को महाराष्ट्र माना है। क्या माना है? देवराष्ट्र का जो उल्लेख है उसको आज के आधुनिक महाराष्ट्र माना है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डुबरियल के अनुसार विशाखापट्टनम जिले के, जो आज के रूप में विशाखापट्टनम के रूप से जानते हैं, कासिम कोट से प्राप्त ताम्र शासन में देवराष्ट्र का उल्लेख एक प्रदेश के रूप में किया गया है। क्या रूप में किया गया है? वो एक प्रदेश के रूप में इसका उल्लेख इस सब लेखों पर प्राप्त होता है। कुस्थलपुर का धनंजय। कुरुस्थलपुर की भी समुचित पहचान नहीं हो सकी है। डॉक्टर बार्नेट ने कुस्थलपुर को उत्तरी अकट के पोलूर के निकट कुट्टालपुर माना है। आयंग नगर ने इस प्रदेश में कुशस्थली नदी के आसपास माना है। आर्यावर्त की विजय। समुद्रगुप्त को उत्तरी भारत में पुनः लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस युद्ध में आर्यावर्त के 9 राज्य थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अनुपस्थिति में एक संघ बना लिया था। इसके कुछ शासक तो वे थे जिन्हें समुद्रगुप्त प्रथम आर्यावर्त अभियान में परास्त कर चुका था। समुद्रगुप्त को दक्षिणापंथ से लौटते ही निम्न शासकों से युद्ध करना पड़ा था। रुद्रदेव से। इतिहासकारों ने इस रुद्र का ताम्बत्य वाकाटक वशीय रुद्रसेन प्रथम से किया है। मतिल। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर मतिल नाम है। कुछ इतिहासकारों ने इसे मतिल का ताम्पत्य मतिल से भी किया है। नागदत्त। इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भी नागवंश से संबंधित रहा होगा। मथुरा से प्राप्त कुछ सिक्कों पर दत्त उत्कृत है। इसे अनुमान लगाया जा सकता है इसका शासक मथुरा के आसपास रहा होगा। चंद्रवर्मन का ताम्पत्य बंगाल के बांकुरा जिले के शिशुनिया नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख में वर्णित चंद्रवर्मन में किया गया है। इस लेख में उसे पुष्करण नामक स्थान का शासक बताया गया है। गणपति नाग। इसके नाम से विदित होता है कि यह नागवंशीय शासक है। नारवर वेशनगर के इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। नंदी। यह भी नागवंशीय नरेश था। पुराणों से नंदीश और शिशु नंदी को मध्य भारत का नागवंशीय नरेश बताया गया है, लेकिन पुराणों की सूची में जिस राजाओं का उल्लेख है बहुत पहले के हैं। नंदी की समुचित पहचान नहीं की जा सकती। आर्यावर्त के इन 9 शासकों को पुराणों के 9 नाग भी कहा गया है। इस संभावना की ऐतिहासिक साक्ष्यों से पुष्टि होना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि गुप्तों के राजकीय चिन्ह गरुड़ था और गरुड़ पक्षी सांपों का शत्रु माना जाता। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के आटविक राज्यों में विरुद्ध भी अभियान किए। आटविक का सामर्थ्य अर्थ है वनवासी। आटविक से तात्पर्य जंगली प्रजातियों से लगाया जा सकता है। समुद्रगुप्त द्वारा इन राज्यों की विजय की पुष्टि उनके एरन अभिलेख से होती है। फ्लीट के अनुसार आटविक राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक फैले हुए थे। पर्यंत राज्य समुद्रगुप्त द्वारा लगातार अर्जित विजयों में वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। सीमा प्रदेशों से राजतंत्रात्मक और गणतांत्रिक राज्य को भी उसने भयभीत होने लगे थे। वे समुद्रगुप्त के प्रति स्वयं ही आत्मसमर्पित हो गए थे। समतट। बराह मिहिर के वृंग संहिता में भारत के पूर्वी भाग को समतट कहा जाता है। वेंग सांग ने भी अपनी यात्रा विवरण में इस ताम्रलिपि से पूर्व समुद्र तटीय प्रदेश बताया है। डवाक। प्लीट के अनुसार यह बांग्लादेश का आधुनिक ढाका है। भंडाकर ने इसे चटगांव और त्रिपुरा के पर्वतीय भूभाग बताया गया है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर नेपाल राज्य स्थित था। हो सकता है प्राचीन काल में यह इतना विस्तृत राज्य नहीं रहा हो। नेपाल के शासक का नाम प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। समुद्रगुप्त ने उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात पश्चिम भारत की ओर ध्यान दिया। पश्चिम भारत में उस समय अनेक गणतंत्र जातियों का अस्तित्व था।
ये गणराज्य अत्यंत प्राचीन थे। सिकंदर के आक्रमण का मुकाबला इन्होंने वीरता से किया था। माल्लो और सारी बातें समुद्रगुप्त से जुड़ी है, जो अगले व्याख्यान में आर्यावर्त के विजय के पश्चात जो बातें हुई उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे जो भी बातें होंगी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।